तो अब इसके बाद ठीक है, अब आज अब आपके पास जो प्लेन की स्पेस में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो उसमें अगर कोई वेरिएबल अगर मिसिंग है, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 7 है, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं जो आपका मिसिंग वेरिएबल है वो z है। तो ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये जो आपका प्लेन होगा ना, जो मिसिंग इसके अंदर वेरिएबल है, ये उसकी एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल टू z एक्सिस होगा। ठीक है, अब जैसे अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आप किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। आप एक्स वाई जी एक्सिस के साथ आप जो ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। अगर इसमें आप वाई जीरो रखेंगे तो मैं चलें इसको जो है इसको मैं 12 कर देता हूँ ताकि ये इजीली डिवाइड हो जाए। तो अगर आप y जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, और इसको मैं -12 कर देता हूँ ताकि ये पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो y जीरो रखेंगे तो x आपके पास 4 होगा, तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज 4 0 0। ठीक है, और जब आप y जीरो रखेंगे, x जीरो रखेंगे, y को सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो ये जो आपके पास ये जो y है ये 6 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 6 0। तो ये एक ऐसा प्लेन आपके पास होगा जो z एक्सिस के पैरेलल होगा। ऐसे, ठीक है, तो दैट इज ये इसमें और इस पॉइंट में बीच में जो आपके पास स्पेस है, तो दिस जो प्लेन है दैट इज पैरेलल टू z एक्सिस। तो अगर किसी प्लेन की इक्वेशन में कोई वेरिएबल मिसिंग है तो वो प्लेन उस वेरिएबल की एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर y की टर्म मिसिंग है तो फिर वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, x की टर्म मिसिंग है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसमें ये जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके पास वो ये कि a plane missing a variable is parallel to missing axis। मिसिंग एक्सिस के जो है वो पैरेलल होगा। अच्छा, अब अगर आपके पास आप जो है एक्स वाई जी प्लेन जो आपके पास हैं, जब आप उनको अगर आप लेते हैं तो ये ठीक है, ये एक्स वाई और जेड है। तो ये जो आपके प्लेन होते हैं ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन होते हैं, यानी ये एक्स वाई प्लेन है आपके पास जिसके लिए जेड जीरो होगा, ये जेड वाई जेड प्लेन है आपके पास, और ये जो है एक्स जेड प्लेन है आपके पास। तो ये आपके पास जो है ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन है। तो यानी एक्स वाई है आपके पास, वाई जेड है और एक्स जेड है। तो इनको जो है हम जिस तरह इन एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, ये प्लेन्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई आपके पास प्लेन है, जैसे ये आपके पास 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्या ये प्लेन है आपके पास या नहीं है? बताएं। है, प्लेन ही है। ये प्लेन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी की फॉर्म में है ना ये। इसमें ए 3 है और बी क्या है आपके पास 0, जीरो। ए सी भी 0 है। तो इसके अंदर वाई और जेड की टर्म मिसिंग है। तो अगर जैसे ऊपर वाले में तो एक टर्म मिस थी, आपके पास दो टर्म्स भी मिस हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा दो टर्म्स मिस हो सकती हैं। तो मिसिंग टर्म्स इसमें वाई और जेड है। तो अगर कोई प्लेन की इक्वेशन ऐसी हो कि उसमें दो वेरिएबल्स मिस हो रहे हो, तो फिर उस प्लेन को जब आप प्लॉट करेंगे ना तो वो उस कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल होगा जिसकी टर्म्स मिस हैं। तो ये जो प्लेन है ना ये पैरेलल होगा वाई जेड प्लेन के।
तो दैट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं स्पेस के अंदर, तो ये एक्स वाई और जी है आपके पास। तो अब इसके अंदर आप सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 3। तो ये पॉइंट है, तो ये जो प्लेन होगा ना आपके पास, ये इस पॉइंट से गुजरेगा जो कि है आपके पास 3 0 0, और ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा, ये इस तरीके से होगा। ठीक है ना? तो ये बीच में जो स्पेस है, तो ये आपके पास ये जो वाई जेड प्लेन है ना, ये इसके पैरेलल है, ये जो आपके पास। ठीक है ना? ये एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है इस तरह के, दैट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। और अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेन हो जिसके अंदर आपके पास जो है वो एक्स और जेड की टर्म मिस हो, तो इसमें जो एक्स है और जो जेड है वो आपके पास मिसिंग है, तो ये जो प्लेन होगा ये एक्स जेड प्लेन के पैरेलल होगा। तो ये पैरेलल है आपके पास, पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। तो अगर आप इसको, अगर आप जो है वो ड्रॉ करते हैं, एक्स जेड और वाई, तो ये जो आपके पास ये जो है ये एक्स जेड प्लेन है। तो आपका जो प्लेन होगा एक्स जेड प्लेन के पैरेलल होगा, इसमें वाई की वैल्यू निकालेंगे 4 आएगी। तो ये इस पॉइंट से गुजरेगा 0 4 0, और ये इस तरीके से जो है वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है ना? ये इस वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो अगर किसी प्लेन की इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल मिसिंग है, तो वो प्लेन उस मिसिंग वेरिएबल की एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल टू मिसिंग एक्सिस। और अगर उसमें दो वेरिएबल्स मिसिंग है, तो वो जो प्लेन है जो कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट प्लेन है, अगर x और y की टर्म मिसिंग है तो फिर वो एक्स वाई के पैरेलल होगा। y और z की टर्म मिसिंग है तो ये जो वाई जेड कोऑर्डिनेट प्लेन है इसके पैरेलल होगा। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग मिसिंग कोऑर्डिनेट प्लेन है वो उसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरी चीज़ है जो आपने जो है याद रखनी है कि आपके पास ए प्लेन मिसिंग टू वेरिएबल्स इज पैरेलल टू द मिसिंग कोऑर्डिनेट प्लेन्स, मिसिंग कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली या में बातें हेल्प करेंगी हमारी अंडरस्टैंडिंग में जो है उसमें कोई इजाफा करने में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बात आपके, या इसमें किसी को कुछ मसला तो नहीं है? जी क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। अच्छा अब आ जाए। अच्छा अब हम जो है हमने स्पेस के अंदर ही अब कुछ सरफेसेस जो है उनको हम स्टडी करते हैं। एक तो स्पेस के अंदर कर्व्स होते हैं आपके पास। अब जैसे ये आपके पास है, ये आपके पास कोई कर्व है स्पेस में, या स्ट्रेट लाइन है स्पेस में, या आपके पास किसी भी टाइप का कर्व हो सकता है। ये आपके पास ये इस टाइप का कर्व है। ठीक है ना? तो ये तो कर्व्स थे। अब हम सरफेसेस इन स्पेस जो है उनको स्टडी करते हैं। तो अगर आप देखें जो आपके पास प्लेन होता है ना, वो एक्चुअली प्लेन क्या, आपके पास प्लेन इज ए सरफेस इन स्पेस। तो आपके पास जो सरफेस होती है इट हैज टू डायमेंशन। तो प्लेन हैज टू डायमेंशन। तो ऑलरेडी हम सरफेस को स्टडी कर चुके हैं। सरफेस इन प्लेन, सॉरी सरफेस इन स्पेस जो उसको हम स्टडी कर चुके हैं इन फॉर्म ऑफ ए प्लेन, क्योंकि जो प्लेन है आपके पास दैट इज ए सरफेस इन स्पेस। तो हम जनरल सरफेसिस को हम स्टडी करना चाहते हैं। प्लेन तो आपके पास सबसे सिंपल आपके पास स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपल आपके पास जो है वो सरफेस है। तो अब जनरली सरफेसिस इन स्पेस उसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें ये बात आप याद रखें कि ए प्लेन इज ए सरफेस इन स्पेस।
तो अब जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की सरफेसेस होती हैं, हम सबसे पहले जो इसमें जो सबसे हमारे पास जो आसान है वो सिलेंड्रिकल सरफेस है, हम उसको स्टडी करते हैं। तो सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसको सिंपली हम सिलेंडर भी कहते हैं। तो आपको पता है कि अगर आपके पास टू डायमेंशन में अगर आप हैं, यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर, और इसमें ये आपके पास कोई सर्किल है, तो इस सर्किल की इक्वेशन क्या होती है जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो? तो टू डायमेंशन में जो सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, याद है आपको? पढ़ी होगी आपने पहले। क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर जो है इस सर्किल का रेडियस है, ठीक है। तो एक सर्किल जिसका रेडियस आर हो और जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो, तो टू डायमेंशन में जो आपके पास उसकी इक्वेशन होती है वो ये होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब अगर फर्ज करें कि आप जो है वो थ्री डायमेंशन में हैं, एक्स वाई जी में, और ये आपने टू डायमेंशन में एक सर्किल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। तो ये आपके पास टू डायमेंशन में सर्किल है जिसका रेडियस आप कह लें ए ले लें। तो क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पर है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसमें z जो होगा वो 0 होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन है। तो फर्स्ट करें, अगर आपके पास आप एक कोई लाइन अगर आप लें जो इस सर्किल के ऊपर परपेंडिकुलर हो, कंसीडर करें ये सर्किल है, इसके ऊपर एक लाइन है। अगर इस लाइन को आप इस तरीके से रोटेट करें, इस सर्किल के ऊपर अगर आप घुमाएं, तो किस टाइप की आपको सरफेस हासिल होगी? सिलेंडर हासिल होगा इस तरीके से। ये आपके पास सर्किल था, ये एक ऐसी लाइन है जो इस सर्किल के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसको जब आप इस तरीके से रोटेट करेंगे, ऐसे ही घुमाएंगे, अगर आप इमेजिन करें इसको, आप इस तरीके से इस लाइन को इसके ऊपर परपेंडिकुलर रखते हुए घुमा रहे हैं, तो इस तरीके से ये जो सरफेस जनरेट होगी ना, ये है आपके पास, ये जो सरफेस है सिलेंड्रिकल सरफेस है, और ये आपके पास क्या एक सिलेंडर है। ये तो दैट इज ए सिलेंडर, और इसकी ये जो सरफेस है आपके पास, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। तो हम मैथमेटिकली समझते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है ये आपके पास इस तरीके से जनरेट हुई है कि आपके पास आपके पास एक कर्व था एक्स वाई प्लेन पर, जो कि दरअसल एक सर्किल है। इस कर्व को अगर आप सी कह लें, तो इसके ऊपर आप एक लाइन लेते हैं एल जो इस सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर एक एक्स वाई प्लेन पे सर्किल हो सी, या एक्स वाई प्लेन पर एक कर्व हो सी और एक लाइन उस कर्व के परपेंडिकुलर हो एल, तो उस लाइन को जब उस सर्किल के ऊपर हम परपेंडिकुलरली रोटेट करते हैं, तो इस तरीके से हमें सिलेंडर हासिल होता है, और इसकी जो सरफेस है इस तरीके से हमें सिलेंड्रिकल सरफेस हासिल होती है, ठीक है। तो हम किससे डिफाइन करते हैं सिलेंडर को? ए सिलेंडर is generated when cylinder is generated when a line is rotated perpendicularly on a curve C in xy plane, in a plane, ठीक है। तो ये जिस लाइन के गिर्द आप इसको रोटेट कर रहे हैं ना, ये z एक्सिस, तो इसको हम सिलेंडर की एक्सिस कहते हैं। तो हम इस लाइन को, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम z एक्सिस के गिर्द इस तरह घुमा रहे हैं। तो ये जो z है ना, ये इस सिलेंडर की एक्सिस है।
ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है आपके पास, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो आपके पास जो सिलेंडर आपने जनरेट किया है, ये आपके पास सिलेंडर है जो आपने जनरेट किया है, और ये जो है इसकी बेस है आपके पास, और ये जो है ये इसके बिल्कुल जो सेंटर से लाइन पास हो रही है, ये आपके पास इसकी एक्सिस है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके पास जेड एक्सिस थी। ये आपके पास एक्सिस है जो यहाँ पर आपने जो है वो जेड एक्सिस ली। तो अगर आपके पास फर्ज करें कि अब अगर आपके पास जो सर्किल है वो अगर वाई जेड प्लेन पर है, और इसको अगर आप इसको आप रोटेट करते हैं एक्स एक्सिस के अराउंड, मतलब ये आपके पास ये सर्किल है, और इसको आप इस तरीके से रोटेट करेंगे तो अब आपका जो सिलेंडर जनरेट होगा ना उसकी एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। अब इसको रोटेट कर रहे हैं अराउंड एक्स एक्सिस, तो इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस भी हो सकती। तो अगर एक्सिस एक्स एक्सिस है, अब ये जो आपके पास जो सर्किल है वाई जेड प्लेन के ऊपर, अब इसके इक्वेशन में एक्स मिसिंग होगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इसका रेडियस है आपके पास, ठीक है। तो ऊपर आपके पास क्या, ये एक्स वाई प्लेन पे था सर्किल, तो इसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये जो है वाई जेड प्लेन पर है। इसी तरीके से तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है कि ये जो आपके पास सर्किल है ये आपके पास जो हो ये एक्स जेड प्लेन पर हो, यानी ऐसे हो। तो अब जो आप इसको रोटेट करेंगे तो ये रोटेट करेंगे अबाउट वाई एक्सिस, तो अब जो सिलेंडर बनेगा उसकी जो एक्सिस होगी ना आपके पास वो वाई एक्सिस होगी, और ये जो इसकी जो बेस है आपके पास इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी अब इसमें एक्स और जेड की टर्म होगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए जो है वो इसका रेडियस है। तो बात समझ में आ रही है कि आपके पास जो सर्किल है वो किसी भी प्लेन पर हो सकता है, वो एक्स वाई प्लेन पर भी हो सकता है। अगर वो एक्स वाई प्लेन पर होगा तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और फिर उसको हम रोटेट करेंगे अराउंड जेड एक्सिस, तो सिलेंडर जनरेट होगा, और वो जो है एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उसकी एक्सिस जेड एक्सिस होगी। और अगर वो जो आपके पास सर्किल है वो वाई जेड प्लेन पर हो तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर सर्किल एग्जैक्ट प्लेन पर है तो फिर सिलेंडर की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है ना ये सिलेंडर्स की इक्वेशन है, ये तीनों। ये डिपेंड करता है कि उसमें जो उसकी एक्सिस है वो क्या है। अगर ये आपके पास है तो इसमें एक्सिस जेड एक्सिस है, और इसके लिए आपके पास एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, और इसके लिए एक्सिस जो है आपके पास वाई एक्सिस है। समझ गए आप, ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ गए सिलेंड्रिकल सरफेस क्या है? जी जी, समझ गए? हेलो, क्लियर है Yes, बात? sir. Yes, sir. तो मतलब अगर आपका सिलेंडर या तो देखें इस तरीके से आपका सिलेंडर होगा, तो इसकी जो एक्सिस होगी वो जेड एक्सिस होगी, या आपका जो सिलेंडर होगा आपके पास वो इस तरीके से होगा, तो इसकी जो एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस होगी, या आपका सिलेंडर जो है वो इस तरीके से होगा। मतलब ये एक ही सिलेंडर है, आप ये डिफरेंट ओरिएंटेशन में इसको इमेजिन कर सकते हैं, फिर इसकी एक्सिस जो होगी वाई एक्सिस होगी। तो अगर ये सिलेंडर है तो इसकी इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सिलेंडर इसकी एक्सिस एक्स है तो इसकी इक्वेशन ये है, और इस सिलेंडर की इक्वेशन जो है वो ये है, ठीक है ना। तो अब ये जो आपके पास ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर की इक्वेशन है, ये आपके पास क्या है, इक्वेशंस, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ ए सिलेंडर।
equations of a cylinder, a cylindrical surface। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए। अब हम अगर हम 2 डायमेंशन में हैं और हमने किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, यानी जो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर मुश्तमिल है। तो हम बताते हैं इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो इस पॉइंट के फिर हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक्स एंड वाई। तो ये जो है आपके पास ये पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और ये जो सिस्टम होता है एक्स वाई का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो आमतौर पर हम इसको यूज करते हैं। तो ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट है इन प्लेन, इन ए प्लेन, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है। और ये जो आपके पास सिस्टम है, आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो अब तक हम यूज करते रहे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में फिर हम जेड एक्सिस का इजाफा कर देते हैं। तो फिर उसके अंदर कोई भी जो पॉइंट आपके पास होता है, तो फिर उसके 3 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपको उनकी ज़रूरत होती है, एक्स वाई जी। यहाँ पे अगर ये कोई पॉइंट है आपके पास स्पेस के अंदर, कोई पॉइंट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होता है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है आपके पास, ये एक्स कोऑर्डिनेट है आपके पास, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास जो है ये जेड कोऑर्डिनेट है। अगर आप खाली इसको एक्स वाई प्लेन पर लेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा, जस्ट इसमें आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, फिर इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेकिन स्पेस में फिर आपको जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, ये ऊपर, अबव या बिलो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वो फिर जेड कोऑर्डिनेट है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशन है। ये 2D में है आपके पास एक्स वाई प्लेन, और ये 3D में है। ठीक है। या इसको हम ये भी कहते हैं, ये आपके पास आर स्क्वायर में है। ठीक है। और ये आपके पास आर क्यूब में है। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास किसी पॉइंट की पोजीशन को मालूम करने के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अलावा दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। तो अब वो उनमें से मैं एक डिस्कस करता हूँ, वो है आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स, इनकी मदद से भी हम स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट की मदद से। तो इसको पहले मैं आपको बताता हूँ 2 डायमेंशन में। तो अगर 2 डायमेंशन में आप हैं और ये आपके पास कोई पॉइंट है, तो एक तरीका तो हमने देखा कि आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की मदद से इसकी पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है ना। तो उसमें ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है, ये आपके पास ओरिजिन, क्या आप ये बताएं कि ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक डिस्टेंस कितना है, इसको हम आर कहते हैं। और ये जो आर है इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है। तो अगर आपके पास आर है, थीटा नहीं है, यानी आपको ये पता ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 3 है, तो फिर आप 3 डिस्टेंस वाली कई पोजीशन बना सकते हैं जो कि एक ऐसे सर्किल पर होंगी जिसका रेडियस 3 होगा। लेकिन अगर आपको एंगल नहीं पता तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इस सर्किल के ऊपर जिसका रेडियस 3 है वो पॉइंट कहाँ पर है। इसी तरीके से अगर मैं आपको खाली एंगल दे दूं कि एंगल जो है आपके पास 30 डिग्री है, तो आप इस 30 डिग्री एंगल के ऊपर एक लाइन अगर ड्रॉ करें, तो आप उस लाइन के ऊपर आपका पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें थीटा पता है, आर नहीं पता, यहाँ पे हमें आर पता है और थीटा नहीं पता। तो अगर कोई एक चीज पता है तो हम पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। हाँ, अगर हमें दोनों पता हो, यानी ओरिजिन से उसका डिस्टेंस भी मालूम हो और एक्स एक्सिस से उसका एंगल भी मालूम हो, तो फिर वी विल डेफिनेटली गेट ए पॉइंट। तो इस तरीके से हमें पॉइंट पी की पोजीशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो आर और थीटा जो होते हैं ये आपके पॉइंट्स के पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं तो ओरिजिन को हम कहते हैं पोल है, ये ओरिजिन इज कॉल्ड पोल। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, और जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं तो उसमें फिर हम जो ओरिजिन है उसको पोल कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन मालूम करने के लिए प्लेन के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन से यानी पोल से उसका डिस्टेंस कितना है और एक्स एक्सिस से उसका एंगल कितना है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं।
ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स एक और तरीका है स्पेस प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करने का। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक आपके पास जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपके पास है एक्स वाई, और पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास आर थीटा। तो अब इनमें क्या रिलेशनशिप होगी, इनमें रिलेशनशिप क्या होगी? इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये राइट ट्रायंगल आपको मिल रही है, तो हम इजीली इनके दरमियान जो है रिलेशनशिप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं रिलेशनशिप निकाल रहा हूँ बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो समझ गए पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक, क्लियर है ये बात? रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये आपको ये जो है ये राइट ट्रायंगल आपको जो है ये मिल रही है इस डायग्राम में। ये आपके पास x कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट है, और ये आपके पास r है, और ये आपके पास एंगल थीटा है। तो क्या रिलेशन होगा इस राइट ट्रायंगल में? x बेस है, y परपेंडिकुलर है, r आपके पास क्या है? हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। तो अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मालूम है और आप पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम करना चाहते हैं तो किस तरह मालूम कर सकते हैं? इसमें सिंपल रिलेशन आपके पास क्या, एक तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये रिलेशन मिलेगा, आर स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आर और एक्स वाई में तो एक रिलेशन ये मिल गया आपको। अच्छा, अब और y और x जो है टेंजेंट थीटा से आप निकाल सकते हैं। टेंजेंट थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपके पास, ये पता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपके पास? साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ सही है, पी अपॉन एच। और कॉस थीटा आपके पास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा आपके पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से अगर आप देखें टेन थीटा जो है आपके पास वो हो जाएगा परपेंडिकुलर वाई, वाई अपॉन एक्स। तो ये जो फार्मूले है ना, इससे क्या फायदा है? अगर एक्स वाई पता है तो आप आर निकाल सकते हैं, एक्स वाई पता तो यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं इनवर्स tan लेकर। तो ये आपको फार्मूले मिल गए फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, फ्रॉम यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी आर और थीटा निकालने हैं, तो फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स ये आप फार्मूले यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला के आपके पास जो आर है वो आपके पास है अंडर रूट, क्योंकि आर स्क्वायर है तो रूट ले लेंगे, तो आर आपके पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो आपके पास थीटा है आपके पास वो है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो इन फॉर्मूलों से आप अगर एक्स वाई पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो आप आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब आ जाए रिवर्स, फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो उससे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किस तरह निकालेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किस तरह निकालेंगे, क्या फॉर्मूले होंगे? साइन थीटा ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस डायग्राम में देखें, साइन थीटा आपके पास y अपॉन आर है, तो यहां से y होगा r साइन थीटा, सही है। तो जो आपके पास और x जो होगा वो आपके पास होगा r cos थीटा। तो x हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से r cos थीटा से, और y हम निकालेंगे r साइन थीटा से। तो अगर आपको r और थीटा पता है तो r और थीटा यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है, उनसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये फॉर्मूले आपके पास है।
पोलर टू कार्टेशियन, और ऊपर आपके पास जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको पता है और उनसे आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो वो कार्टेशियन टू पोलर है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करके निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आपको पता है जो एंगल है थीटा, उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? एक यूनिट तो डिग्री होता है आपके पास, एक और यूनिट रेडियन। रेडियन में मेजर करते हैं। तो एंगल जो है आपके पास थीटा, उसको आप रेडियन में मेजर करेंगे। तो याद रखें आपके पास ये जो 180 डिग्री होते है आपके पास, दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये डिग्री और रेडियन में ताल्लुक होता है कि पाई रेडियन एंगल जो होता है आपके पास, वो आपके पास होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह जो यहाँ से आप निकाल लें, जो 30 डिग्री होता है वो आपके पास होता है पाई ओवर 6 रेडियन। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 बनेगा, तो पाई अपॉन 6 रेडियन, रेडियन मेजर आमतौर पे हम पाई की फॉर्म में लिखते हैं, तो 30 डिग्री पाई अपॉन 6 रेडियन होता है। 45 डिग्री पाई अपॉन 4 रेडियन होता है, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपको जो 45 डिग्री मिल जाएगा। तो 45 डिग्री पाई अपॉन 4 रेडियन होता है। 60 डिग्री कितना होता है आपके पास? हम आमतौर पर 5/3। पाई अपॉन 3 सर। 90 डिग्री पाई अपॉन 2, 180 डिग्री पाई, रेडियन हम नहीं लिखते, वो फिर अंडरस्टूड होता है। तो एंगल्स को जो हम रेडियन में मेजर करते हैं। अच्छा, और फिर इसमें एक चीज आपके पास और है कि जो आपके पास अगर आपके पास फर्ज करें कि ये आपके पास कोई एंगल है, तो इट विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल। अगर साइन थीटा कॉस थीटा है तो उसका पीरियड जो होता है वो 360 डिग्री होता है, तो उसमें जो 360 के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं। अच्छा, टेन थीटा जो है, टेन थीटा में जो आपके पास अगर आपको याद हो, टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? रोल है उसमें पड़ा था। हाँ, तो टेन अल्फा बीटा आपके पास क्या होता है, यानी दो एंगल्स का अगर आपके पास सम है और फिर आप उसका टेंजेंट लें, यानी एक एंगल आपके पास अल्फा है, इसका टेंजेंट टेन अल्फा आपको पता है, एक एंगल आपके पास बीटा है, ये वाला एंगल आपके पास बीटा है, तो टेन बीटा पता है। इनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा, क्या वो इस इंडिविजुअल टेन अल्फा बीटा से हम लिखते हैं, तो ये टेन अल्फा प्लस बीटा होता है टेन अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन प्लस टेन बीटा 1 अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो ये आपके पास है 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा। अच्छा, और याद रखें कि जो टेन जीरो तो जीरो होता है, टेन को आप इस तरह भी लिखते हैं, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन जीरो तो जीरो होता है आपके पास, टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो, और जो टेन 90 होता है आपके पास, यानी टेन पाई बाई टू, वो इन्फिनिटी होता है आपके पास, क्योंकि इसमें टेन 90 कॉस 90 क्योंकि जीरो होता है, तो जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास जो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इन्फिनिटी है। ठीक है, तो टेन की जो वैल्यूज होती है ना, वो हर पाई रेडियन के बाद जो है वो रिपीट होती है। तो यानी टेन थीटा प्लस पाई, टेन पाई जो होता है आपके पास वो जीरो होता है। इसको अगर आप टेन अल्फा प्लस बीटा से एक्सपेंड कर लेंगे ऊपर वाले फार्मूले से, तो ये आपको मिल जाएगा टेन थीटा। तो थीटा जो होता है हर पाई वैल्यू के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो अब ये जो आपको ये आप समझ गए ये फार्मूले, कि अगर आपको ये फार्मूले जो है एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं और आर थीटा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स है, तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना हो ये फार्मूले है, और अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना हो तो ये आपके पास जो है वो फार्मूले हैं। तो इन फार्मूलों में जो थीटा है उनको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि वो रिपीट ना हो। तो अगर कॉस थीटा साइन थीटा है तो उसके लिए हम थीटा को रिपीट कर थीटा को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि थीटा शुड बी बिटवीन 0 एंड 2 पाई। 10 के लिए थीटा शुड बी बिटवीन 0 एंड पाई। ठीक है, तो अब जैसे आपके पास इस स्पेस में अगर कोई भी पॉइंट है,
तो अब दो तरीकों से उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब मकसद ये होता है कि उसकी पोजीशन हमें मिल जाए। तो एक तो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट है, तो इनमें रिलेशनशिप हमने निकाल लिया है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो आप जो है ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट में आप पोल ओरिजिन से उसका डिस्टेंस और आप एंगल बताते हैं। और फिर ये जो रिलेशनशिप हमने निकाली, अब जैसे क्वेश्चन है आपके पास, जैसे फर्ज करें कि एग्जाम्पल लेते हैं हम इसकी। तो ये आपसे हो रहा है कि कन्वर्ट P4 and pi upon 3 into कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इनको कन्वर्ट करना है। तो इसमें r आपको दिया हुआ है 4, ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स है r और थीटा। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो एंगल की फॉर्म में, तो इससे पता चल रहा है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो थीटा आपको दिया हुआ है π/3 यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इसके x और y कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपने जो है वो निकालने हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास, r cos थीटा। तो अब इसमें पुट करके आप इसको निकाल लें, 4 cos थीटा है आपके पास π/3। अब ये कैलकुलेटर से आप निकाल लीजिएगा, cos 60 जो होता है 1/2 होता है आपके पास, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट जो है इसका वो 2 आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से जब आप y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट आपके पास r sin थीटा है। तो r है आपके पास 4 और sin थीटा है आपके पास 60। sin π/3 जो होता है ये 0.866 होता है √3/2। ये कैलकुलेटर से आप निकाल लीजिएगा जो भी इसकी वैल्यू हो, तो ये y कोऑर्डिनेट आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आप इन फार्मूलों की मदद से उनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है, समझ गए आप ये, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है यहाँ तक बात? जी अच्छा, अब ये अब एक और एग्जाम्पल अगर देखें तो ये आपको एक सिलेंडर आपको दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट, तो ये आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाले 2 डायमेंशन में। तो जो 3 डायमेंशन में पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो हम निकालते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशन। पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 3D, या इसी को हम कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हम आमतौर पे यूज करते हैं 2 डायमेंशन के लिए, नाम पोलर। और जो इसका 3 डायमेंशनल वर्जन है आपके पास, उसको हम आमतौर पे कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशन। तो अब अगर आप 3 डायमेंशन में हैं, या आपके पास कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का अगर आप प्रोजेक्शन लें एक्स वाई प्लेन पर, तो इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पर आपके पास वो ये होगा। ठीक है, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। पोलर कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह निकालते हैं, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ये जो आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक डिस्टेंस आर बताते हैं, और एक्स एक्सिस से ये इसका एंगल बताते हैं थीटा। तो ये जो पॉइंट है ना, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आर थीटा। अब इसमें जस्ट आपको इजाफा करना है जेड कोऑर्डिनेट्स का, ये जेड कोऑर्डिनेट है, ताकि आप पॉइंट पी तक पहुंच जाए। तो फिर इस पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशन या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे आर थीटा जेड। तो जस्ट इसमें यानी आर थीटा तो 2 डायमेंशन में आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स है, जस्ट 3 डायमेंशन में आपको जेड एक्सिस का इजाफा करना होगा, तो दैट विल बी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपके पास जो है ये किसी पॉइंट के 3 डायमेंशन में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं या पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशन है। ठीक है, तो अब
एक्स वाई जेड जो होते हैं ये 3 डायमेंशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। उसमें हम इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट बताते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं और जेड कोऑर्डिनेट बताते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं और इसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपके पास जो है आर थीटा जेड है। तो अब इनमें क्या रिलेशनशिप होगी, यानी अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो क्या रिलेशन है आपके पास। जो पहले इसमें जो है कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगर आप जाएं, यानी एक्स वाई जेड आपको पता है और इनसे आपने मालूम करने हैं आर थीटा और जेड, ये मालूम करने हैं। तो एक्स वाई से आर आपके पास, एक्स वाई जेड से आर जो है आपके पास वो किस तरह आएगा, सिंपली आर आपके पास क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और थीटा जो है आपके पास उसी तरीके से होगा, ये जो थीटा निकाल रहे हैं उसी तरह जिस तरह आपने 2 डायमेंशन में निकाला था, ये होगा आपके पास टेन इनवर्स y अपॉन z। अच्छा, अब दोनों कोऑर्डिनेट्स में z कॉमन है, एक्स वाई जेड, z इसमें भी है कार्टेशियन में और z जो है पोलर में भी है, तो ये आपके पास सेम है। तो z विल बी इक्वल टू z, इसका z पोलर का और जो कार्टेशियन का z है दे आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये आपके पास रिलेशन होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के और फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के। फिर आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के क्या फार्मूले, तो वही फार्मूले जो आपने पीछे देखे 2 डायमेंशनल वर्जन ही आपके पास, यानी एक्स जो होगा आपके पास वो आर और थीटा की मदद से क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, और जो वाई है आपके पास वो होगा आर साइन थीटा, और z इज z। तो z जो है वो दोनों में आपके पास जो है वो सेम है, तो z कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू z कोऑर्डिनेट। तो ये आपके पास फार्मूले हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स से पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने के, समझ में आ रही बात। तो जस्ट कोई फर्क नहीं पड़ा, बस जब हम 3 डायमेंशन में जाते हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट्स का हम z ले लेते हैं, कार्टेशियन में भी और पोलर में भी, बाकी तो वही काम है जो हम 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात, या कोई प्रॉब्लम है किसी को? जी क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, अब आ जाए, अब अगर आपके पास फर्ज करें, अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सर आपने अटेंडेंस ले ली थी? नहीं, अटेंडेंस मैं भी आखिर में लूंगा, अटेंडेंस मैंने नहीं ली है। तो ये आपके पास ये आपके पास सिलेंडर है जिसकी एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस है। तो आपको पता है इस सिलेंडर की इक्वेशन क्या होगी, क्या होगी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ए जो है इसका रेडियस था आपके पास। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सिलेंडर की इक्वेशन है, इसको अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखें, ठीक है। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आपके पास है, एक्स आपके पास अगर आप रखेंगे, एक्स होता है आर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्स की जगह आप उसके रिलेशनशिप रखते हैं, एक्स किसके बराबर है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है आर कॉस थीटा, तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया, और y आपके पास है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें से आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये आपके पास होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा? -1 नहीं, +1। नहीं, सॉरी, +1। ये आपके पास टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है 3, याद है आपको? 3 टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपके पास है, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की पहली आपके पास क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है,
ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दरमियान रिलेशनशिप्स हैं जो हमेशा सही होती हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, तो इसलिए हम इन्हें आइडेंटिटी कहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहली है। दूसरी आपके पास क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ी हुई होंगी पहले। जी सर। हाँ, तो इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको कोई आपको मतलब ये नहीं कि आपको ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता होनी चाहिए, हम यूज करेंगे। और तीसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन का रेसिप्रोकल आपके पास कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। तो ये आपके पास जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो सिलेंडर की सिंपली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन जो है वो ये हो जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें तो जस्ट आर इज इक्वल टू ए। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की जो इक्वेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, और ये सिलेंडर की इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये सिलेंडर की इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, जो कि बहुत सिंपल है। तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट उस वक्त यूज करते हैं जब आपकी जो प्रॉब्लम में हो कोई सिलेंडर इन्वॉल्व हो उसमें, यानी हम कहते हैं उसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जब आप ये पॉइंट ले रहे हैं और आप ये इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स को अगर आप घुमाते हैं तो ये आपके पास सर्किल बनता है, और ये जो लाइन है इसको अगर आप घुमाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है इसमें सिलेंडर इन्वॉल्व है, इसकी सिमेट्री में सिलेंडर इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कोई भी आपके पास इक्वेशन हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, अगर आपने उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है तो ये जो आपके पास रिलेशंस है ना, ये आप यूज करेंगे, ठीक है। और अगर कोई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो फिर आप ये रिलेशन यूज करेंगे, यानी आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका बैक एंड फोर्थ उसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बात। तो यहाँ पे फिर मैं ये अपनी क्लास खत्म कर रहा हूँ। तो यहाँ तक अगर किसी ने कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताए वो। सर क्लियर है। तो अब देखें जो आपकी जो अब मैं आपको असाइनमेंट आज मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। उस 2-3 दिन में आपको सबमिट करना होगा, और फिर नेक्स्ट वीक जो है आपका क्विज होगा। क्विज में आपने शुरू से लेके यहाँ तक जितना भी आपने पढ़ा है ना वो सब शामिल है। बात समझ में आ रही है? तो वो जो भी आपने पीछे पढ़े हैं लेक्चर्स वगैरह वो सब देख लीजिएगा आप। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ तक जितने भी आपने पढ़े हैं शुरू से लेके यहाँ तक, ये सब उसमें जो है वो इंक्लूड है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो आपने कर लेने होने चाहिए, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं ये क्लास आपकी अभी आपकी अटेंडेंस में ले लेता हूँ, फिर उसके बाद